हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि सर हम लोग को स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट भी करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, उसमें क्या क्या सिस्टम है, सारे चीज़ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत हार्ड है, जो कि हम लोग 9-10 में उसको पढ़े भी नहीं थे, लेकिन जो एनसीईआरटी लेवल में है, ठीक है, उतना ही हम लोग समझेंगे। मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम तक हम लोग का क्वेश्चन आएगा वहाँ तक हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो जितना उसका कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट को बताएंगे, और एक भी जरा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हम हार्ड लगने नहीं देंगे, ठीक है। बस वो कहने का है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हार्ड है स्टूडेंट, लेकिन अभी आप समझिएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा और आपको हम कहीं भी हार्ड लगने नहीं देंगे। अभी आगे समझिए कि आखिर 9-10 में वो चीज़ को हम लोग क्यों नहीं पढ़े थे, वो सारे चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले इसका फॉर्म क्या होता है उस फॉर्म को हम लिख के बताते हैं, फिर आगे वहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये आपका क्या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट है स्टूडेंट, जो कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, ठीक। जहाँ स्टूडेंट्स आपका ए और बी क्या तो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। ए और बी आपका क्या तो एक रियल नंबर है। चलिए लिख देते हैं, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्म होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, जिसमें आपका ए क्या तो रियल नंबर है और बी भी आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपका एक ये ए जो है सो प्योरली रियल नंबर है और ये आपका प्योरली रियल नंबर नहीं है। वो अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि समझिए कैसे है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो अभी हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है RS अग्रवाल में, जो कि एनसीईआरटी में आप लोग का 5.1 है। तो जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को बुक को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो वो 5.1 निकाल लीजिएगा, और जो RS अग्रवाल को बना रहे हैं स्टूडेंट उसका एक्सरसाइज 2A है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको हम आई के बारे में बताएंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि 2A कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन हम पूरा कंसेप्ट आज ही क्लियर कर देंगे ताकि आगे आपको कहीं भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग समझ तो गए कि ये ए और बी क्या तो आपका रियल नंबर है, और ये आई क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आई, ठीक, आई का सबसे पहले वैल्यू समझ लीजिए। आई का वैल्यू रूट के अंदर -1 होता है, ठीक, जो कि आज तक आप लोग कभी भी नहीं पढ़े थे स्टूडेंट्स कि रूट के अंदर माइनस होता है, ठीक ना। और यदि माइनस होता भी है तो इस तरह होता था ना कि -2 इंटू -2, ये माइनस नहीं है, ये आपका +4 बन जाता था। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आई का वैल्यू अभी सबसे पहले आप याद रख लीजिए, फिर ये वैल्यू कहाँ से आया स्टूडेंट वो भी बात आपको बताएंगे, ठीक ना। तो आई का वैल्यू क्या है, तो रूट के अंडर -1 है, ठीक। तो आप समझिए स्टूडेंट्स कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप दोनों और स्क्वायर कर दीजिएगा, कीजिएगा ना, तो आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जो कि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट अभी माइंड शॉक्ट हो गया होगा कि सर आज तक हम लोग ऐसा चीज़ नहीं पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर करने पर -1 मिले, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे मिलेगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। इसलिए इस आई को हम लोग क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट बोलते थे, ठीक है। तो अभी आगे और भी पूरा डिटेल में समझ में आएगा, पहले इसको समझ लियो और थोड़ा सा स्टूडेंट कि कैसे कैसे इसका वैल्यू चेंज होता है। जो आई का वैल्यू होता है रूट के अंडर -1, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो -1 होता है, ठीक है। अब हम लोग आई क्यूब का यदि वैल्यू निकालना चाहें, ये आई क्यूब का वैल्यू, तो देखिए क्या होगा। ये आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। आई क्यूब का आई स्क्वायर इंटू आई, आप लोग समझ सकते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, रख दिए इंटू यहाँ पे आई, आप दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -i हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आई क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो -i हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं और आई पे पावर 4 का वैल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया आई पे पावर 4, तो आई पे पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, फिर मल्टीप्लाई ऑफ ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या हो जाएगा, तो +1 होगा। बस यहाँ पे आके हम लोग को अब रिलैक्स लेना और अब समझना थोड़ा और अच्छा से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक, क्योंकि
आपको जब भी कभी क्वेश्चन मिले कि आप आई पे पावर हमको 91 का वैल्यू बताइए, आई पे पावर 180 का वैल्यू बताइए, आई पे पावर 45 का वैल्यू बताइए, आई पे पावर 21 का वैल्यू बताइए, यानी कि आई पे पावर n का वैल्यू बताइए, मतलब आई पे पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू बताइए क्या होगा। और ये 100% आपका एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। तो आई पे पावर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज़ को फाइंड करने का आपको तरीका समझना है स्टूडेंट्स। जब भी कभी भी आपको आई का पावर फाइंड करना हो, इस आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, समझे ना। इस आई को क्या बोलते हैं, तो आयोटा बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो आई है आपका क्या, तो आयोटा है, ठीक है। ये इसी आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं और इसी को इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका आई है, जब भी कभी आपका आई पे पावर का वैल्यू निकालना हो स्टूडेंट, तो सबसे पहले उस पावर को आप 4 का मल्टीपल में चेंज कीजिएगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल में समझ रहे हैं, देखिए 4n में आपको ला देना है, तो आपसे वैल्यू बहुत आराम से बनने वाला है, ठीक। मतलब कि आपको मेनली स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। आई का पावर रूट के अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और आई स्क्वायर जैसे कि आई का वैल्यू आप जैसे याद रखते हैं ना कि आई का वैल्यू -1 मतलब रूट के अंडर -1 होता है, तो यहाँ से आप अपने आप निकाल लीजिएगा आई स्क्वायर का वैल्यू, और आपका खुद ब खुद आई पर पावर 4 का भी वैल्यू आ जाएगा कि 1 होता है, ठीक है। बस आपको मेनली आई पे पावर 4 का वैल्यू याद रखना है, बाकी बात पूरा एक्सरसाइज अभी 2A आपसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से आया उसको बताएंगे स्टूडेंट, ठीक। लेकिन आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब समझिए कि ये आखिर कहाँ से हुआ, ये आई पे पावर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आप लोग 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग का जो 10th में पढ़े, वहाँ से हम लोग को 2 रियल रूट्स या फिर 2 रियल नंबर मिल रहा था, हम लोग वहाँ पे बहुत आराम से फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बात तो उस वक्त आया जब इस टाइप का आपको यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन करना पड़ रहा था, जब इस टाइप का इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आपको अभी हम बता रहे हैं कि आई कहाँ से है, उस चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है। तो जब बड़े बड़े मैथमेटिशियन जब मैथ को सॉल्व कर रहे होंगे, अब ये नहीं कि यही इक्वेशन आया होगा, उसके पास हो सकता है कोई और इक्वेशन आया होगा, बस हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि जब इस टाइप का इक्वेशन आया, ठीक है, तो वो तो मैथ को रोकेगा नहीं, आखिर आगे तो उसको सॉल्व करेगा ही। तो उस चीज़ से वो निपटने के लिए इस आई को लाए थे, ठीक है। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन जब इसको बनाए थे इस आई को, तो वो मैथ को निपटाने के लिए, मतलब वहाँ पे फंसने के लिए नहीं स्टूडेंट्स, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आई का आया उसका मन में, माइंड में आया, और वो उस चीज़ का वो सॉल्यूशन कर दिया, और वहीं से ये आई आया है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को, इस टाइप का इक्वेशन आप नहीं पढ़े होंगे 9-10 में। आप जैसे ये इक्वेशन देखते हैं ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर इक्वल टू -4 आता है, ठीक है। जब ये इक्वेशन मैथमेटिशियन सब देखे होंगे तो उनको भी लगा होगा कि यार ये तो गजब हो गया कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर करने पर वो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, लेकिन यहाँ पे तुमको निगेटिव दिख रहा है। तो स्टूडेंट क्या इतना थोड़ा बात के लिए उतना बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो कि मैथ को क्या साइंस अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना थोड़ा इक्वेशन में कोई फंसेगा। तो इस चीज़ का वो सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आई का निर्माण आया है, ठीक है। आई का निर्माण हुआ है। अब देखिए कैसे हुआ। आप स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सोच सकते हैं कि x बराबर रूट के अंडर -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x बराबर रूट के अंडर -4। अब आप थोड़ा सा और सोचिए स्टूडेंट, यदि हम ये x को x इक्वल टू -1 × 4 कर दे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए ये 4 का रूट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अंदर -1 बचा कि नहीं। तो इसी -1 से निपटने के लिए इसको इमेजिनरी पार्ट मान लिया गया, और इस रूट के अंडर -1 को आई मान लिया गया, समझे। इसलिए इसको x बराबर 2 और यहाँ पे आई लिखते हैं, यानी कि √1 का वैल्यू माइनस में क्या होता है, तो आई होता है। तो अब समझ में आप लोग को आ गया स्टूडेंट कि ये आई हम लोग का कहाँ से मिला था, ठीक है। किससे मिला समझ में आया कि हम बोले थे कि थोड़ा सा आप लोग को जब सुने होंगे उस वक्त लगा कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, बस कॉम्प्लेक्स सुन के आप लोग को लगेगा हार्ड, ठीक है। लेकिन हार्ड यह है नहीं, बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो अब शायद आप लोग को समझ में आ गया कि आई का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। इसी जगह से बचने के लिए इस जगह को आई लिया गया है, मतलब उसको इमेजिनरी पार्ट मान लिया गया रूट के अंदर -1 को, ठीक है। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको हम आगे भी और भी कुछ चीज़ सिखाएंगे स्टूडेंट।
और आई का खेल हम लोग का यहीं तक था, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आप लोग को विश्वास नहीं होता कि ये कहाँ से क्या क्या लिख दिए, आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 कैसे आया। तो अब तो समझ में आ गया ना कि आई का वैल्यू रूट के अंडर -1 कैसे आया था। तो इसी तरह का कोई इक्वेशन मिला था जिनमें कि वो सब फंस गए होंगे, तो इस तरह से उसका निर्माण हुआ आई का, ठीक है। अब एक काम कीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे और भी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि z = a + i/b है, ठीक है। ये a और b आपका क्या, तो एक रियल नंबर है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि इस तरह का आप कम्प्लेक्स नंबर बनाइए, यानी कि z = बनाइए, तो इस तरह का बहुत सारा केस बना सकते हैं, मतलब इस टाइप का बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप z = 3 + 2i भी ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका दोनों क्या है, तो रियल नंबर है। कहीं आप ये नहीं सोचे है कि सर आप पहले आई और बी लिखे हैं और यहाँ पे पहले आप बी और आई लिख देते, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स आप और भी कुछ ले सकते हैं। z = मान लीजिए आपको √6 + √15 और आई लेने का मन किया, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आपका क्या है, रियल नंबर है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स और भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे z = 0 + आप 2i भी लिख सकते हैं, और z = आप यहाँ पे 5 और +0i भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि z = जब 0 + 2i है और z = 5 + 0i है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे शायद आपका सिर्फ 2i आएगा और सिर्फ यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि z = 2i और z = 5। अभी हम थोड़ा देर पहले आपसे एक बात पे डिस्कस किए थे कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट और प्योरली रियल पार्ट्स क्या होता है, उस चीज़ को आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, प्योरली इमेजिनरी पार्ट एंड प्योरली ये रियल पार्ट्स, ठीक है। चलिए, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ठीक है। अब स्टूडेंट शायद इमेजिनरी में यहाँ ई होगा या आई, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लग रहा तो आई होगा। चलिए अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझिए कि प्योरली रियल पार्ट्स हमको कब मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि प्योरली रियल पार्ट्स हम लोग को कब मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, प्योरली रियल हम लोग को कब मिलेगा, ठीक है। प्योरली रियल हम लोग को तब मिलेगा स्टूडेंट जब आपका क्या होगा, इफ आई, जब आपका प्योरली रियल नंबर कब मिला। अब यहाँ से थोड़ा सोच के देखिए, ये 5 आपका क्या, तो प्योरली रियल नंबर है कि नहीं, क्योंकि इस 5 के साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट अभी प्लस या माइनस के साथ नहीं है। तो ये आपको कब मिला, जब आपका आयोटा 0 हो गया था, हुआ था ना, यानी कि आपका इमेजिनरी पार्ट z का क्या हो गया था, 0 हो गया था। इफ़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, z का = 0, तब हमको क्या मिलेगा, तो प्योरली रियल नंबर मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आखिर आपको ये रियल नंबर कब मिला, जब आपका z का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तब मिला। तो लिख दे कि प्योरली रियल हम लोग को तब मिलेगा जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी कब हम लोग को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड बात पे हम लोग यही समझेंगे कि ये प्योरली इमेजिनरी कब मिलेगा, ठीक है। इमेजिनरी कब मिलेगा, जब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका रियल पार्ट्स, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ किसका, तो z का 0 मिल जाए। यानी कि स्टूडेंट जब आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। और जब आपका प्योरली रियल पार्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये इमेजिनरी पार्ट को 0 करना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे इक्विलिटी का रूल, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्विलिटी का रूल क्या बताता है उस चीज़ को समझेंगे। एक काम कीजिए, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग समझेंगे ये इक्विलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये इक्विलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको समझने से पहले हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक z1 ले लेते हैं, z1 = a + ib ले लेते हैं, ठीक है। और एक z2 ले लेते हैं जिसको कि c + id ले लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको 2 इक्वेशन मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, एक क्या, तो z1 = a + ib और z2 = c + id। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिख लिए, ठीक है। इक्विलिटी मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यानी कि इक्वल, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आपका यदि z1 और z2 दोनों क्या, तो इक्वल है, ठीक है। z1 और z2 यदि आपका इक्वल है
तो ये दोनों में आपका क्या क्या इक्वल होगा वो बात आप समझिए, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इक्वलिटी का ये रूल बोलता है कि यदि आपका Z1 और Z2 इक्वल है तो आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स A इक्वल टू आपका C होगा और आपका B इक्वल टू D हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कहीं मन में ये नहीं सोचिए कि सर यहाँ पे I भी इमेजिनरी पार्ट है, I D है, लेकिन आप सिर्फ B और D लिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं हम लोग कभी भी यदि इमेजिनरी पार्ट लेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें आपका कौन है, ये B है। इमेजिनरी पार्ट इसमें आपका कौन है, तो ये D है। इसलिए हम लोग B और D को इक्वल किए और यहाँ पे आपका रियल पार्ट A और C है, तो A और C भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि इक्वलिटी का रूल क्या बताया। तो इक्वलिटी का रूल ये बताया स्टूडेंट्स कि यदि आपका Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपका बराबर होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी एक दूसरे का क्या होगा, तो इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग दो को कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, कैसे हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, वो सब सारे चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अलजेब्रिक पार्ट देख रहे हैं किसका, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि हम लोग कैसे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, उस चीज़ पे बात होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका Z1 इक्वल टू A प्लस IB है, ठीक है, और इसी में आपका एक Z2 भी दिया हुआ है, Z2 इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो C प्लस ID, ठीक है। आपको Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, ठीक है। तो समझिए आप जब Z1 और Z2 फाइंड कीजिएगा तो आपको इस Z1 में जो रियल नंबर है और इसमें जो रियल नंबर होगा, यानी कि ये Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट एक साथ जुड़ेगा और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स A आपका C के साथ जुटेगा, A प्लस C, और फिर आपका ये IB और ID एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं IB प्लस ID। जैसे कि स्टूडेंट्स बचपन में आप लोग पढ़े थे कि यदि फल है कोई टोकरी में रखा हुआ जिसमें कि 5 ठो सेब है, 5 ठो केला है और 5 गो अमरूद है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें एप्पल का नंबर कितना है, इनके फल तो सब है लेकिन उसमें सेब कितना था, आप 5 ही बताइएगा, ये नहीं कि आप 15 बोल दीजिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे उसमें 2 ठो और फल, मतलब 2 ठो और उसमें मिला दिए सेब, तो उसमें सेब कितना होगा, तब 7 हो जाएगा, क्योंकि सेब सेब के साथ ही जुड़ेगा, ना कि वो आपका अमरूद के साथ जुड़ जाएगा और ना कि ये, मतलब समझ रहे हैं कि जो एक राशि का चीज़ होता है वो एक साथ जुड़ता है, ठीक। जैसे हम लोग आम इमली को जोड़ नहीं सकते हैं, उसी तरह बात यहाँ पे है, ठीक है, कि ये जो आपका रियल पार्ट है वो रियल के साथ ही जुड़ेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका इमेजिनरी से ही जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स Z1 प्लस Z2 आपका क्या हो जाएगा, तो ये A प्लस C एक साथ, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, तो इसका रियल पार्ट है, ठीक है। और फिर प्लस अब यहाँ से I को यदि कॉमन कर लीजिएगा तो B प्लस D ये आपका एक साथ रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो इस टाइप का हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका यही है कि इमेजिनरी पार्ट एक साथ जुड़ेगा और आपका जो रियल पार्ट है वो एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, तो वो प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी इसका सबसे पहला बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, आप उसको समझिए, ठीक है। क्लोजर क्या बताता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है स्टूडेंट्स कि जब आप ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा, यानी कि Z1 प्लस Z2 कीजिएगा तो आपको फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि 2 इवेन नंबर को जोड़ने पर हम लोग को इवेन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स आप जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है, क्या मिलेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। उसी तरह स्टूडेंट्स इसी में आता है आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरा सेट्स का वीडियो देखेंगे उसको तो अपने आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम वही बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं, और जो नहीं देखें स्टूडेंट तो ज़रूर देखिए, आपका भी फायदा ही होगा, सेट्स भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये कम्यूटेटिव समझ लेते हैं और एसोसिएटिव दोनों को, ठीक है। तो आपका सेकेंड नंबर में जो आता है स्टूडेंट प्रॉपर्टी वो क्या, तो कम्यूटेटिव लॉ बोलिए या फिर प्रॉपर्टी बोलिए, बात बराबर है आपका, ठीक है। यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आप उसको समझिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि जब आप कोई 2
यहाँ पे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 प्लस Z1, तो आपको दोनों क्या होगा, सेम नंबर ही देगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए कम्यूटेटिव लॉ का कहना क्या समझते हैं कि आपका 3 + 2 या फिर 2 + 3 कीजिए बात बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 कीजिए या फिर Z2 प्लस Z1 कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो आपको शायद कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया। इसी में स्टूडेंट्स आपका 3rd नंबर प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव का, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब ये समझिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है स्टूडेंट कि आप मान लीजिए कहीं 3 ठो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो स्टूडेंट आप Z1 प्लस Z2 को जोड़िए, उसके बाद Z3 को जोड़िए, या फिर आप Z2 प्लस Z3 को जोड़िए, उसके बाद Z1 को जोड़िए, आपको सेम चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आया। यानी कि स्टूडेंट जब आपके पास 3 ठो क्या हो, ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो आप पहला दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए, फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स को, यानी तो फिर आप दूसरा या तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए, फिर पहला को, तो आपको बात सेम मिलेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि 4 + 2 + 9 है इक्वल टू 9 + 2 + 4 कीजिएगा, ठीक है, 2 + 4 कीजिएगा तो आपको दोनों में सेम चीज़ ही मिलेगा, ठीक है। आप पहले 4 + 2 कीजिए तब 9 कीजिए, आप पहले 9 + 2 कीजिए तब 4 कीजिए, आपको सेम नंबर ही मिलने वाला है। वही चीज़ आपका एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि आप पहले किसी 2 को जोड़िए, फिर तीसरा को जोड़िए, या फिर आप पहले उधर कोई 2 को जोड़ लीजिएगा, फिर किसी को जोड़िएगा, तो आपको सेम चीज़ ही मिलेगा, ठीक है। यही था आपका एसोसिएटिव लॉ। आगे और भी लॉ स्टूडेंट्स 2, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं, बस सुनने में खाली बड़ा लग रहा है, अभी बहुत इजी ये भी लगेगा, इसको समझाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि स्टूडेंट्स कोई मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हम बोलेंगे कि आपके पास कोई एक नंबर 3 है, इस नंबर 3 में हम लोग क्या चीज़ जोड़ेंगे जो कि फिर से हमको 3 ही मिल जाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस 3 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो फिर से हमको क्या होगा, तो आपको 3 ही मिलने वाला है कि नहीं। और या नहीं तो फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0 + 3, तो भी आपका क्या होगा, यही चीज़ होगा। बस वही का था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का कहना यही है कि Z में हम लोग क्या चीज़ जोड़े कि फिर से रिटर्न हमको Z ही मिल जाए। यही Z मिले तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को 0 + Z भी कर सकते हैं, एकदम बच्चा वाला खेल है कि नहीं। चलिए ये तो आपका 2, 3 का भी बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। अब बस झूठ कहने का है कि ये 11th है, इतना जैसे आप लोग को हम समझा रहे हैं, आप लोग देखिएगा 2, 3 का एक बच्चा बैठा लीजिएगा, वो भी समझ जाएगा। अब इसी में बात आपका आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, समझ गए। अब हम लोग का आएगा इन्वर्स, ठीक है, यानी कि इन्वर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी बताते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स ये क्या होता है, इसको समझिए स्टूडेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। यानी कि अब हम लोग समझेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको बहुत आराम से समझ जाइएगा। एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट 3 है, ठीक है, हम बोलेंगे इस 3 का एडिटिव इन्वर्स बताइए क्या होगा। तो इस 3 का एडिटिव इन्वर्स मीन्स हुआ -3 के साथ इस 3 में जोड़ना, तो बताइए क्या होगा, 0 होगा। बोलेंगे 4 का एडिटिव इन्वर्स बताइए, तो 4 का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मीन्स जोड़ दिए, इसका इन्वर्स यानी कि 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, -4, तो 0 हो गया। फिर बोलेंगे कि आप 10 का एडिटिव इन्वर्स बताइए, तो -10, तो आपका 0 मिलेगा कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि Z का एडिटिव इन्वर्स बताइए क्या होगा, तो -Z हो जाएगा जो कि 0 होगा। अब इसी चीज़ को -Z + Z भी कर सकते हैं, बात बराबर 1 की हुआ, आपका 0 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्या, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि एडिटिव मतलब ये आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये बताता है कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप जोड़िएगा तो सबसे पहले उसका आपको क्या करना है, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी था स्टूडेंट, जो कि ये प्रॉपर्टी यदि हम नहीं भी बताते और एक्सरसाइज पे एंट्री करते तो भी आपको समझ में आता, लेकिन हम वैसा नहीं करते स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर कराते, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन बने। ये नहीं कि बस खाली क्वेश्चन 1-2 बता दिए, उस रिलेटेड का आपको क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसलिए हम
सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं, ताकि कहीं से भी कुछ भी आए तो कंसेप्ट से बाहर तो हो नहीं पाएगा और आपसे सारा चीज़ बन जाएगा। ठीक, तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग का आगे बात होगा कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टूडेंट्स बहुत आराम से समझ गए कि कैसे प्लस करते हैं, अब हम लोग समझेंगे कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को भी लिख देते हैं और उसको बताते हैं स्टूडेंट्स, और उसका जो भी आपका ये कंसेप्ट मतलब आएगा उसमें प्रॉपर्टी, वो भी बता देंगे स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी अब बताना और भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है ना, तो यही सब चीज़ से दे देता है। ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी आपका और भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इसका डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चलिए इसका हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, और आपका z2 ले लेते हैं, z2 क्या ले लेते हैं तो c प्लस आई डी ले लेते हैं। ठीक है, c प्लस आई डी, आपको फाइंड क्या करना है, z1 माइनस z2। अभी आप जैसे जोड़ रहे थे तो आपका इमेजिनरी पार्ट एक साथ जुड़ रहा था, रियल पार्ट एक साथ जुड़ रहा था स्टूडेंट, सेम वही काम आपका माइनस में भी होगा। क्या होगा तो आपका ये दोनों पार्ट यानी कि रियल पार्ट एक साथ माइनस होगा, और आपका ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो एक साथ माइनस होगा। ठीक है, b माइनस डी ये होगा। ठीक, तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। चलिए ये आपका था कंसेप्ट कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं तो आपको क्या करना है कि इमेजिनरी नंबर को एक साथ माइनस करना है, और ये जो आपका है रियल पार्ट उसको एक साथ माइनस करना है। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स उसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप सेट्स का प्रॉपर्टी समझे थे, सेम वही प्रॉपर्टी उसमें भी आप क्या होता था, माइनस नहीं कर सकते थे। माइनस में आपका क्या होता था, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कर पा रहा था, और प्लस में करता था। सेम वही काम अभी यहाँ भी होगा, आप समझिए। जैसे कि आपका, चलिए प्रॉपर्टी सबसे पहले बार लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ, तो आप समझिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका कम्यूटेटिव लॉ कभी भी नहीं मैच करेगा। ठीक है, इसलिए भी मैच नहीं करेगा क्योंकि मान लीजिए आप z1 माइनस z2, कभी भी आपका z2 माइनस z1 नहीं हो सकता। ठीक, क्यों नहीं होगा सर, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यदि 3 माइनस 2 कर रहे हैं और 2 माइनस 3 आप करके देखिए, कभी भी सेम नहीं आएगा। ठीक, तो वही बात आता है कम्यूटेटिव लॉ में कि आपका z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक, इसी में आपका था एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड नंबर में क्या आता है तो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, अब ये समझिए कि आपका एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ तो और भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। आप समझिए कि तीन वो नंबर है कि या तीनों नंबर को आप घटा रहे हैं और फिर उसको उल्टा पुल्टा करके घटाइएगा तो कभी भी आपका सेम होगा। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, 5 माइनस 4 और माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 4 और माइनस 5 कभी हो सकता है, कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 7 हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ तो 3 माइनस 9 हुआ है। ठीक है, जो कि इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा तो -2, और इसका वैल्यू आपका -6 होगा, कभी भी सेम नहीं हो सकता स्टूडेंट। वैसे आपका एसोसिएटिव लॉ कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि Z1 माइनस Z2 ये Z है। ठीक है, कभी भी माइनस यदि आप Z3 कीजिएगा तो कभी इक्वल नहीं होगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। ठीक है, मतलब Z2 माइनस Z3 कीजिएगा तब Z1, या फिर Z1 माइनस Z2 कीजिएगा तब Z3, कभी भी आपका ये इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यही दो प्रॉपर्टी था, आपका कुछ खास नहीं है। अब हम लोग जाएंगे किस में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कि कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो समझिए स्टूडेंट ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि Z1 आपका ले लेते हैं ये a प्लस आई बी, और आपका Z2 ले लेते हैं c प्लस आई डी। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा उस चीज़ को समझिए, यानी कि Z1 इंटू Z2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 आप कभी भी यदि फाइंड कीजिएगा तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, यानी कि ये दोनों को हमको क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो Z1 इंटू Z2 a c के साथ कीजिएगा तो a c, और ये इसके साथ कीजिएगा तो
आई प्लस मतलब आई और ए डी हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि आई बी और सी हो जाएगा। और फिर इसको जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस आई स्क्वायर और यहाँ पे आपका बी और डी होगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी तुरंत जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग -1 जैसे ही डालेंगे यानी कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू ए सी प्लस आई ए डी फिर प्लस आई बी सी और माइनस बी डी हो जाएगा, होगा ना। ये दोनों को एक साथ आप ले लीजिए तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ए सी माइनस बी डी, इसमें आपको ये कर देना प्लस ये आई को आप बाहर निकाल करके ए डी और प्लस बी सी कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि Z1 इंटू Z2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई और फिर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। इस तरह आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जब अभी हम लोग आएंगे बहुत इजी लगेगा आपको बनाने में एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये सब चीज़ आप जैसे ही समझ जाते तो ठीक है। हम ये चीज़ आपको नहीं भी बताते फिर भी आपसे क्वेश्चन बनता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है इसको बताना, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी कुछ समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या बताता है। तो चलिए इधर हम इरेज करते हैं और बाकी बात ये अभी तो रहेगा ही, इसको आप नोट नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी किसका, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाता है उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी, आप सबसे पहले उसको समझ लीजिए। CLOSURE होता है क्लोजर का स्पेलिंग, CLOSURE, ठीक है। ये क्लोजर लॉ बोलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर्टी क्या बताता है, सबसे पहले आप इसको समझिए, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि Z1 और Z2 को जब आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बहुत सारे सर पढ़ाएंगे आप लोग को कि जब आप दो इवेन नंबर को, ठीक है, जब आप दो इवेन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इवेन नंबर ही मिलता है। और सच में मिलता है, आप लोग बहुत ट्राई किए होंगे, देख लिए होंगे, इवेन ही मिलता आपको। कभी भी जब दो इवेन नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑड नहीं मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग दो गो क्या करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यही इसका था क्लोजर लॉ, और जो कि ये इसको फॉलो करता है। और सेकेंड नंबर में आपका बात आएगा कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। इसी में कम्यूटेटिव लॉ, तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है उसको समझिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि जब आप Z1 इंटू Z2 कीजिएगा या फिर Z2 इंटू Z1 कीजिएगा तो आपका बात बराबर होगा, ठीक है। ये 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे, Z नहीं समझे, ठीक है। यानी कि Z2 इंटू Z1 कीजिएगा तो बात बराबर होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप 4 इंटू 3 कीजिए या फिर 3 इंटू 4 कीजिए तो आपको सेम नंबर 12 भी मिलने वाला है, ठीक है। तो वही काम आपका कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि आप Z1 इंटू Z2 कीजिए या फिर Z2 इंटू Z1 कीजिए तो आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। अब आपका थर्ड नंबर जो आता हुआ था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट ये भी इसको फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आप Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 यदि है और इधर भी आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3। तो स्टूडेंट सबसे पहले Z1 और Z2 फाइंड कर लीजिए, तब आप Z3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप Z2 इंटू Z3 कर लीजिए तब आप Z1 फाइंड कीजिए, तो आपको सेम नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम आपको एग्जांपल यहाँ पे समझा देते हैं कि आप 3 इंटू 4 इंटू 2 कीजिए या फिर आप 2 इंटू 4 इंटू 3 कीजिए तो आपको लास्ट में 24 ही मिलेगा। आप सोच के देख लीजिए, ठीक है। तो आपको 24 ही मिलेगा। वही बात यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ। जब आपको 3 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा तो आप पहला गुना दूसरा कर लीजिए, तब आप तीसरा कॉम्प्लेक्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई कीजिए तब आप पहला को कीजिए, फिर आपको क्या होगा, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसी में आपका देखिए फोर्थ नंबर जो लॉ है, यानी कि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है स्टूडेंट्स। आपका फोर्थ नंबर जो है ये प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है।
यानी कि स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको रिटर्न वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हम आपको एक नंबर दे दिए 3, ठीक है, इस 3 में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम लोग को लास्ट में 3 ही मिले। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस 3 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, 3 ही मिलेगा। तो आपका जो है उसी तरह ये मान लीजिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड ले लेते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमको रिटर्न यही जेड मिले, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको 1 इंटू जेड भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो सो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट जो है वो आपका क्या, तो 1 है, ठीक है। 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट ऑफ जेड, ठीक है। इस जेड का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हो गया, तो जेड हो गया, ठीक है। अब इसका जो 5 नंबर है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 नंबर थ्योरम मतलब लॉ आपका क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, ठीक है। यानी कि जब आप इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक। अब ये समझिए स्टूडेंट्स कि ये मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या बताता है, ठीक है। इन्वर्स मीन्स आप लोग जान रहे हैं कि पावर -1 होना। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि ए का इन्वर्स बताइए, तो ए का इन्वर्स ए पे पावर -1, और यानी तो फिर ये ए का इन्वर्स आप 1/a भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों बात आपका बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि इस जेड जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है, इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को क्या मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इसका इन्वर्स आपका 1/z हो जाएगा, तो आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि दोनों तो कट जाएगा। और यानी तो फिर स्टूडेंट्स आप 1/z इंटू भी जेड कर सकते हैं, तो आपका बात वही बराबर होता है कि आपको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो आपको 1 मिलेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही कहता है कि हम लोग दो नंबर को मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है, और उसका कुछ 5-6 प्रॉपर्टी था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो ये सब बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लोग का एग्जाम में कहीं एक नंबर में पूछ ना दे, ठीक है। इसलिए अब हम लोग कैसे दो नंबर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो उस बात को समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स और भी है कंजुगेट लॉ, उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, आगे एक्सरसाइज जब बनाएंगे तब, क्योंकि उसका यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग डिवीजन तक समझ लेंगे क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 2 है और आप लोग का एनसीईआरटी में 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है, वो दोनों आप लोग से क्लियर हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग समझ लेते हैं ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसका क्या तरीका उसको समझेंगे। जैसे लिख लेते हैं Z1 इक्वल टू आपका A + IB, ठीक है, और आपका एक Z2 भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, Z2 इक्वल टू C + ID, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये Z1/Z2 यानी कि हम लोग को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप A + IB यहाँ पे कीजिए और C + ID, ठीक है। ये आपका तरीका है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है। कि आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आपको रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। यानी कि हरों का परिमेयकरण जो बोलते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पे C + ID है, ठीक है। अब इस C + ID का यदि आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो आप सोच के देखिए C - ID हो जाएगा और C - ID हो जाएगा, होगा कि नहीं। यही होता है रेशनलाइज का तरीका, वो कर देना है, ठीक है। ये तरीका स्टूडेंट सेम इसी टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे डिवाइड जब करेंगे, नहीं तो हम इसको भी नेक्स्ट डे बताते हैं, लेकिन नहीं इसका यूज है इस एक्सरसाइज में इसलिए इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप Z1/Z2 जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो आप इधर कीजिए ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो IAD हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इसको आप जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा IBC, और इसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I² और BD हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय A + B और A - B का फॉर्मेट मिल रहा है। सोच के देखिए ना स्टूडेंट्स, A + B और A - B का फॉर्मेट आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो A² - B का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A² तो क्या हो जाएगा C² माइनस B का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि I² और D² मिलेगा। तो अब आगे और इसको काम कर लेते हैं, तो Z1/Z2 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो AC, और ये I² का वैल्यू -1 फिर प्लस, तो यहाँ पे आप सोच के देखिए ना I² का वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस BD हो गया, हुआ कि नहीं। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा तो आप प्लस I को कॉमन कर लीजिए, अंदर आपका क्या बन जाएगा BC - AD, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय C²
प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका। इस तरह हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कि आपको याद क्या रखना है कि आई का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, ये आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इस आई का वैल्यू रूट के अंदर -1 होता है, ठीक है। इस आई का वैल्यू रूट के अंदर -1 होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो सिर्फ -1 होता है, ठीक। और आपको मेनली याद क्या रखना है, तो आई पे पावर 4 का वैल्यू याद रखना है। एक ये आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो आपका 1 होता है, ठीक है। ये बात आप जैसे ही याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी आपसे एक्सरसाइज 2A पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन को हिंट करते हैं, कुछ क्या पूरा क्वेश्चन जितना भी स्टूडेंट सब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को हिंट कर देंगे, बाकी बात आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बुक निकाल लेते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो एक्सरसाइज 5.1 को निकालिए और एक्सरसाइज 5.1 को देखिए, वहाँ से आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और जो RS अग्रवाल जो बुक से हम बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस बुक को बनाते हैं तो वो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A निकाल लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ, तो आई पे पावर 9 दे के रखा हम लोग को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, तो आई पे पावर 9 का वैल्यू बताइए क्या होगा। 1 का 1 नंबर क्वेश्चन बोला है, आई पे पावर 9, ठीक है। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आपको आई पे पावर कोई भी चीज़ का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लोग उसको 4 का मल्टीपल में सबसे पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए ये आई पे पावर 9 है, ठीक है। तो आप इसको 4 का मल्टीपल में क्या तोड़ सकते हैं, आई पे पावर 8 इंटू 1, यानी तो फिर आई पे पावर 4 पे पावर 2 इंटू 1, यही ना कीजिएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। आई पे पावर 8 इंटू आई लिखिए और इस आई पे पावर 8 को स्टूडेंट आप आई पे पावर 4 और इसका पावर 2 इंटू 1 कर सकते हैं कि नहीं। अब आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या आता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आई, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और यहाँ पे आई है तो आपका आई हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट आई पे पावर 9 का वैल्यू आपका क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ, आप इस तरह करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। 2 का 1 नंबर ही क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो आई पे पावर -63 दिया हुआ है, ठीक है। आई पे पावर -63 और बोल दिया कि अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो ये प्लस में पावर हो जाएगा, तो आई पे मतलब 1/आई पे पावर 63, 1/आई पे पावर 63 हो जाएगा। और हम बोले थे स्टूडेंट्स कि नीचे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग रेशनलाइज किए थे वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आई इंटू आई, ठीक है। अब देखिए आप i इंटू 1 कीजिएगा तो i ही होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो i पे पावर 64 हो जाएगा, क्योंकि i पे पावर 63 और i, तो i पे पावर 64 हो गया। अब सोचिए आप i पे पावर 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे i इंटू, यदि हम इसको i पे पावर 4 इंटू 16 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोचिए यहाँ पे हो जाएगा i, और i पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इस पे पावर 16, तो मिल करके क्या हो जाएगा i/1, जिसका वैल्यू क्या होता है i होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपका 2 का 1 नंबर का भी आंसर क्या होगा, तो i होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को हम हिंट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, आई पे पावर 9 प्लस आई पे पावर 19 का वैल्यू बताइए। ये आई पे पावर 9 प्लस आई पे पावर 19 का वैल्यू बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो समझिए स्टूडेंट्स, हम आप लोग को बोले थे कि जब भी कभी आई पे पावर किसी भी चीज़ का वैल्यू फाइंड करना हो तो उस चीज़ को आई पे पावर 4n का टर्म में तोड़ेंगे ना। क्यों तोड़ेंगे सर, इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये बात हम लोग को पता है, इसीलिए तो आप लोग समझ सकते हैं अब, ठीक है। और कहीं भी 1 जैसे मिलता है तो वहाँ से हम लोग को प्लस माइनस करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। आप आई पे पावर 1 का वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड होगा उसको सॉल्व करने में, इसलिए आई पे पावर 4 का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है कि आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है। तो आप समझिए ये आई पे पावर 8 इंटू, यदि आई हम इसको कर दे तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आई पे पावर 8 यदि होगा स्टूडेंट तो आई पे पावर 4 और इसका पावर आप 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अभी आई पे पावर 8 बन चुका है, लेकिन एक आई यहाँ पे अभी भी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आई, फिर प्लस आई पे पावर, आप इसको 19 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए तो आई पे पावर आप इसको कर दीजिए 4
का पावर यदि 4 करते हैं और यहाँ पे i का क्यूब बन जाएगा। देखिए ना, i पे पावर यदि 4 हो गया और उसका पावर 4 यानी कि i पर पावर 16 और यहाँ पे i पे पावर 19 है तो i पे पावर 3 इधर रह जाएगा, ये लिख दिए। उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि i पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा और 1 इंटू कोई भी नंबर तो i ही आपका होगा कि नहीं। फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो i होगा, सोच के देखिए, मतलब कि i पे पावर 4 का वैल्यू आपका 1 हो गया और 1 पे पावर 4 तो 1 ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले 1 और ये i क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, i क्यूब को आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम तुरंत आप लोग को बताए थे कि i क्यूब का वैल्यू माइनस i होता है, ठीक है। कैसे होता है तो आप अभी सोचिए, ये i स्क्वायर इंटू आई, अब इसको लिखिए, ठीक है, i स्क्वायर इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, i प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा और i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1 और इंटू आई, हुआ कि नहीं। फिर आप दोनों को जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास यहाँ i प्लस माइनस आई हो जाएगा और जो कि दोनों कट करके आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको पावर कैसे जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, ये सब बात तो पता है और यदि आपको नहीं मालूम है स्टूडेंट तो ज़रूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा और यानी तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट हमको फ़ोन करके भी बता सकते हैं, ठीक है, कि सर हमको नहीं आ रहा है ये सब आप क्या कर रहे हैं, तो हम आपको समझा देंगे क्या तरीका होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स i पे पावर 9 है, इसको हम लोग लिख दिए i पे पावर 8 इंटू आई और i पे पावर 19 है, इसको लिख दिए i पे पावर 16 इंटू आई पे i का क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका वैल्यू तो 1 हो गया क्योंकि i का पावर 4 तो 1 और उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 इंटू आई कीजिएगा तो i होगा, i पे पावर 4 तो 1 और उसका पावर 4 तो 1 ही होगा तो 1 और i का क्यूब था, लिख दिए। ये i क्यूब को i स्क्वायर इंटू आई लिख दिए, ठीक है। और i स्क्वायर का वैल्यू क्या था तो -1 होता है, यहाँ पे रखे -1 और इस i को आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कट करके आपका 0 बन जाएगा, ये हो गया इसका आंसर 0। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन जैसे कि अभी आपको हम 1 नंबर और 2 नंबर बताएं, सेम क्वेश्चन आपका 4 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको हिंट कर देते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी इधर दिया हुआ है जो कि प्रूफ करके हमको लाना है 0 और फिर और भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, 7, अच्छा कहाँ तक क्वेश्चन है तो 12 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक प्रूफ कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 5 ही नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला तो 1 प्लस आई स्क्वायर फिर प्लस आई पे पावर 4 फिर प्लस आई पे पावर 6 इक्वल टू 0, ये हमको आप प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, LHS साइड को इसका ले लेंगे, ठीक है, और LHS साइड को ले करके आगे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि LHS साइड हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए LHS क्या दिया तो 1 प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस आई पे पावर 4 प्लस आई पे पावर 6। अब सबका वैल्यू रख दीजिए 1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, रख दिए -1। उसके बाद फिर सोचिए स्टूडेंट आई पे पावर 4 है तो आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1 होता है, तो यहाँ पे कर देंगे 1। आई पे पावर 6 है, ठीक है, तो आई पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 2 हो जाएगा और ये आपका कट गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस, ठीक है, आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो आई पे पावर 4 का वैल्यू आपका 1 होता है और आई का स्क्वायर -1 होता है, तो 1 इंटू -1 ही होगा कि नहीं, -1, तो ये दोनों टर्म कट करके आपका 0 इक्वल टू RHS, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स इसमें और भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लगभग क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक दिया हुआ है, तो यहाँ तक आप इसको प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 अभी हिंट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का भी एक हिंट कर देंगे। उससे पहले अब स्पेस कहीं नहीं दिख रहा स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 अब हिंट कर देते हैं, उसके बाद 5 तो हिंट कर ही दिए, वैसे ही आपसे क्वेश्चन नंबर 9 तक बनेगा, फिर एक क्वेश्चन 10 भी अभी हिंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग को ये दे के रखा है, आई पे पावर 29 है, ठीक है, आई पे पावर 29 प्लस 1 बाय आई पे पावर 29, ठीक है। इसको बोला कि सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा।
तो जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं फिर से ये बात बताते हैं, उसका एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ से देख करके सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये i पे पावर 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप सोच के देखिए। i पे पावर 29 है, हम क्या बोले थे आपको कि 4n में i को तोड़ना है, ठीक है, यानी कि 4 का मल्टीपल में तोड़ना है। तो स्टूडेंट 4 का मल्टीपल यहाँ से आपका क्या बन सकता है, 28 बनेगा, i का पावर 28 इंटू आई होगा ना, फिर प्लस 1 बाय, और यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड का फॉर्म में है, तो i पे पावर 29 इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि ऊपर भी i से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे i से, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट वहाँ हम आपको समझाने के लिए बोल रहे थे रेशनलाइज, बस आपको यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नंबर यहाँ पे i है, ठीक है, इसी से आपको ऊपर नीचे क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। वहाँ पे रेशनलाइज इसलिए हम बोले थे स्टूडेंट्स क्योंकि आप समझ सकते हैं वहाँ पे आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस के साथ जुड़ा हुआ था, तो हम लोग इसलिए रेशनलाइज में आप लोग समझ सकते हैं कि यदि x प्लस वाई है, अब इसका रेशनलाइज करते तो ऊपर नीचे आपको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब आपका 1 बाय आई का फॉर्म हो तो आप ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन चलिए बात को यहाँ एक बार और क्लियर कर दिए, ठीक है। अब ये i पे पावर 28 को आप क्या लिख सकते हैं, तो i पे पावर 4 इंटू 7 इंटू आई, फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा i, और i पे पावर 30 होगा कि नहीं, ये कर दिए। अब स्टूडेंट्स i पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, 1 का पावर 7 इंटू आई, फिर प्लस यहाँ पे क्या i, और यहाँ पे आप फिर से इसको लिख सकते हैं i पे पावर 28, ठीक है, और i पे पावर 28 को भी आप तुरंत देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 का पावर 7 हो गया, हुआ कि नहीं, ये एक बार बता ही दे, चलिए बता ही देते, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं i का पावर 28 और i का स्क्वायर। अब समझिए आप यहाँ पे कि i 1 पे पावर 7 तो क्या हो जाएगा 1 ही, और 1 इंटू आई कीजिएगा तो क्या होगा i ही होगा, तो i प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया i डिवाइडेड बाय ये i पे पावर 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i पे पावर 4 इंटू 7 और i का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, लिख रहे हैं, चलिए फिर यहाँ पे i है लिख दिए, ठीक है, प्लस i डिवाइडेड बाय i पे पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 इंटू 7 कीजिएगा, मतलब 1 पे पावर 7 तो क्या होगा आपका 7 ही होगा, और 7 अच्छा मतलब कि i पे पावर 4 है, मतलब i पे पावर 4 है, तो i पे पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और 1 पे पावर 7 तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, होगा कि नहीं 1, और यहाँ पे आपका इंटू आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1 होता है, -1 इंटू 1 की जगह तो -1 ही ना होगा। अब आप सोच सकते हैं ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो आपका i माइनस आई बचेगा, और ये दोनों कट करके आपका 0 हो जाएगा, और यही चीज़ आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में आपको और इसमें बता देते हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स आप खुद बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोला ना कि इस क्वेश्चन में 1 प्लस आई पे पावर 14 प्लस आई पे पावर 18 प्लस आई पे पावर 22 है, इसमें क्या रियल नंबर होगा वो बताइए। चलिए देख लीजिए, ठीक है, चलिए बता ही देते हैं क्या रियल नंबर निकलेगा, समझा देते हैं। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 नंबर शायद अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, चलिए यही क्वेश्चन है तो एक बार देख लेते हैं। तो आई का मतलब बोला ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका क्या रियल नंबर होगा वो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन हम लोग को क्या मिल गया, तो 1 प्लस आई का पावर 14 फिर प्लस आई का पावर 18 फिर प्लस आई का पावर 22, ठीक है। चलिए इसका बोला कि जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ i1 है लिख दिए, प्लस i पे पावर 14 है, इसको i पे पावर 4 इंटू 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे प्लस i का पावर 4 इसका पावर 4 और आई स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि i का पावर 4 इंटू 4 तो i पे पावर 16 हो गया, और i का स्क्वायर तो i पे पावर 18 हो गया। फिर प्लस ये i पे पावर 22 है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे i पे पावर 4 इसका पावर 5 और आई स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिए स्टूडेंट ये बात, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा 1 ही, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा i पे पावर 4 का वैल्यू 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, और 1 का और इसको 1 को आप जब आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं,
ये आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ भी आपका यही होगा स्टूडेंट, आई स्क्वायर ही बचेगा, देख लीजिए। और यहाँ भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, तो आई स्क्वायर ही होगा, सोच के देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। ये प्लस माइनस में कट गया और दोनों मिल करके आपका -2 आ गया। और यही -2 आपका क्या रियल नंबर है, आ गया ये आपका -2, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर है। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 12 भी है, हम 11 बताएंगे तो 11 में 2 क्वेश्चन है और 12 में एक ही क्वेश्चन, आपको दोनों बनाना है, ठीक है। तो 11 का 1 नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए हमसे। रूट के अंदर -81 दिया हुआ है और बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई ऑफ 81 लिख सकते हैं कि नहीं। और 81 रूट के अंदर तो बाहर निकल के आपका क्या हो जाएगा 9 और रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर -1, ये किसका वैल्यू होता है, तो आई का, तो ये हो गया आपका 9 आई इसका वैल्यू। तो स्टूडेंट इस तरह करके आप क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाइए। पूरा एक्सरसाइज आपसे बनेगा स्टूडेंट। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको हम बता देंगे, आप कमेंट करके भी वो नंबर बता सकते हैं और यानी तो फिर व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, आपको ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने हर एक फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिए, जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप आप सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम इतना ही चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट जितना भी स्टूडेंट है सबको फ़ायदा हो। ये नहीं कि आप कोई चीज़ जान रहे तो औरों को मत जनाइए, आप जितना दूसरे को अपना चीज़ बताइएगा, ज्ञान बांटिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को हर एक जगह फैला दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से पूरा एक्सरसाइज बनाइए, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा पूछिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट एनर्जी के साथ और अच्छे से फिर देख लेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा, मैथ को हम डराएंगे, मैथ से हम डरेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।